हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर सिक्स का भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, इस चैप्टर का हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक, ये देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है जो आपकी बुक के पीछे होते हैं और बुक के आगे होते हैं ना। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपके ये तीन क्वेश्चन थे। ये तीनों ही क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये तीनों क्वेश्चन भी कवर किए हैं। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। अगर आप लोग बोलोगे कि हाँ मैम हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं वो भी बता दूंगी। बट ये सब सिर्फ इसलिए होगा जब आप रिक्वेस्ट करोगे कि मैम आप ये भी बता दो, तो मैं बिल्कुल बता दूंगी। लेकिन आप लोग बोलते ही नहीं हो, कुछ कमेंट ही नहीं करते, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है कुछ बताते ही नहीं हो, तो कैसे पता चलेगा मैम को, है ना। चलो ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सभ्यता क्या है। क्या है सभ्यता। देखो ये जो भी बोल्ड में है वो आपका क्वेश्चन है, और जो ऐसे लाइंस में दे रखा है ये क्या है, आपका आंसर है। तो सभ्यता क्या है, सभ्यता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें मानव जीवन उन्नत और संगठित होता है। मतलब एक मानव जीवन, जैसे हम जैसे जो लोग हैं वो इसमें जो इकट्ठे होते हैं, इसमें उन्नति करते हैं, संगठित होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सभ्यता बोलते हैं। ठीक, इसमें हमारी क्या क्या चीजें आती है, इसमें हमारा कोई ना कोई व्यक्ति ने लिखा भी होगा, किसी ने कुछ ना कुछ कला करी होगी, वो कला आपकी ड्राइंग हो सकती है, ठीक है, आपकी पेंटिंग हो सकती है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। विज्ञान, जिसमें थोड़ा थोड़ा विज्ञान का नॉलेज हुआ होगा लोगों को। शासन व्यवस्था की, हाँ वहां पे कोई शासन आया होगा कि हाँ मतलब ये एक राजा होगा, यहाँ पे ये इसकी जो प्रजा होगी ये इसको रूल करेगा। ठीक, इसके अलावा कोई ना कोई धर्म होगा कि हाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब। और सामाजिक नियम होगा। सांस्कृतिक विकास शामिल होता है इसमें, और इसमें सांस्कृतिक विकास भी होगा कि हाँ आपकी और हमारी संस्कृति मतलब कैसे क्या अलग है, ये कैसे कोई संस्कृति बनी है, कैसे क्या हुआ है। ये सब क्या बोलते हैं, इसको सभ्यता बोलते हैं। सभ्यता का उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, मतलब क्यों सभ्यता बनी है, तो ये मानव जीवन को क्या करता है, बेहतर करता है और व्यवस्थित करता है। सोचो सभ्यता ना होती, हम उठते ना नहाते ना कुछ खाते ना पीते, मतलब कुछ भी फल तोड़ के खा लिया, कभी भी कुछ भी कर लिया, इसको बोलते हैं असभ्य व्यक्ति। लेकिन सभ्यता में क्या होता है, हम सुबह उठ रहे हैं, प्रॉपर अपना नहाना कर रहे हैं, अपना खाना पीना कर रहे हैं, समय से हर चीज हो रही है, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, हाँ और थोड़ा सा फोन चला रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक मतलब एक सिंक्रोनाइज वे में एक लाइफ चल रही है, दिस इज कॉल्ड सभ्यता। ठीक, अब क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, कि हमारे यहाँ पे सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी। तो हमारे यहाँ सबसे पुरानी जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है। अगर आप कोई भी डाउट आ रहा है कि मैम ये वाली चीज नहीं समझ में आ रही है, आप चैप्टर में जाके समझ सकते हो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और सारे बच्चों को क्या करना है, मुझे पता है बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं बीच में याद दिला देती हूँ आपको। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं। ठीक, तो देखो हमारे यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। और मैंने बताया है सिंधु घाटी को हड़प्पा क्यों कहा जाता था, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। यह सभ्यता लगभग जो थी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी। उस टाइम पे ईसा पूर्व में क्या होता है, उल्टी गिनती चलती है। कैसे गिनती चलती है, उल्टी, मतलब पहले आपका 2500 आएगा, बाद में आपका 1900 आएगा, इसीलिए ये ऐसा है। ठीक, और यहाँ पे आपका मान लो जीरो है, इस जीरो से आपका पीछे जितना भी है वो क्या है, आपका ईसा पूर्व चल रहा है। और आधुनिक पाकिस्तान से लेकर उत्तर पश्चिम भारत के विकास क्षेत्रों तक विकसित हो रखी थी। तो ये कहाँ से थी, ये पाकिस्तान से लेकर हमारे उत्तर पश्चिम भारत तक हो रखी है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, उसकी क्या मुख्य उपलब्धि, सॉरी उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थी, मतलब ये उसकी मतलब किसकी बात कर रहा है, कि हमारे यहाँ पे जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी उपलब्धियां क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियां ये थी, योजनाबद्ध नगर निर्माण, की यहाँ पे जो निर्माण जो होता था नगर का वो बहुत ही अच्छी तरीके से होता था, मतलब प्रॉपर प्लानिंग करके होता था। ठीक, यहाँ पे ग्रिड प्रणाली थी। ग्रिड प्रणाली का मतलब कैसा होता है, ऐसे ऐसे करके घर बने हुए हैं, मान लो इधर इधर लाइंस हैं, है ना। तो ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे, हम्म, तो ऐसे अब यहाँ ग्रिड पैनल में क्या है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, ठीक है, यहाँ घर है, तो ये ग्रिड पैटर्न में सारे घर बने हुए हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रिड प्रणाली। उन्नत जल निकासी थी, मान लो ग्रिड प्रणाली तो थी, अब मान लो लोगों के घरों से कचरा भी निकलेगा तो उसके लिए भी एकदम प्रॉपर प्लान था कि यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा, पूरी ढलान थी, पूरी नाली थी, पूरी नाली साफ रहती थी। ये तरह की इस तरह की जो थी उसकी फर्स्ट उपलब्धि थी।
दूसरा क्या था, पक्की ईंटों से बने मकान थे। उस टाइम पे जो मकान थे वो क्या थे, पक्की ईंटों से बने थे। और सार्वजनिक भवन था कि जैसे आज के टाइम पे हमारा एक हॉल होता है जिसमें सारे लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे उस टाइम पर भी सार्वजनिक भवन था। तीसरा क्या है, व्यापारिक गतिविधियां, तौल माप की प्रणाली, कि गतिविधियां भी बहुत अच्छी थी, तौल माप की प्रणाली भी थी। मतलब वही है कि उस टाइम पे जो बांटे वाटे होते हैं ना, आपके आज की डेट में जैसे अगर आप आलू लेने जाते हो, प्याज लेने जाते हो, तो वो बट्टा रखते हैं उसपे। तो वो जो बट्टे थे उसी समय पे सोचो डेवलप हो चुके थे। तो इस तरह की चीजें भी थी। व्यापारिक गतिविधियां भी होती थी, मतलब लोग आदान प्रदान भी करते थे, पैसों से भी आदान प्रदान कर रहे थे। अब वो पैसे उस टाइम पे उनके अलग रहे होंगे, जैसे कौड़ी शेल्स और ये सब चीजें। ठीक। तौलना मापना इस तरह की चीजें भी हो रही थी। मिट्टी के बर्तन, मूर्तियों और मोहरों का भी निर्माण हो रहा था। उस टाइम पे लोग मिट्टी के बर्तन भी इस्तेमाल कर रहे थे, मूर्तियों का भी उस टाइम बहुत प्रचलन था, और मोहरे भी बहुत ज्यादा जो लोग थे वो यूज कर रहे थे। एक लेखन प्रणाली का विकास जिसे अभी तक पूरी तरह से नहीं पढ़ा जा चुका, कि उसमें उस समय पे हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस टाइम पे लोग लिख कर भी गए हैं प्रॉपर, ऐसे बुक्स वगैरह भी बनी ही हैं, लेकिन उसमें जो लिखा है ना वो ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा है ना, ऐसा कुछ निशान ज्यादा है और लिखावट थोड़ी कम है। आज तक उसको पढ़ा ही नहीं गया, इसीलिए अभी तक बोला जाता है कि ये लेखन का जो प्रणाली है अभी तक वो विकसित नहीं हो पाई है, मतलब ढंग से नहीं लोगों को पता चल पाया है। तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या था। पहले यहाँ पे हर चीज प्लानिंग से होती थी, तो योजनाबद्ध तरीके से होती थी। यहाँ पे ग्रिड प्रणाली से सारे काम हो रखे थे, घर बने थे। तीसरा, जल निकासी प्रणाली बहुत ज्यादा उन्नत थी। चौथा, पक्की ईंटों से घर बने हुए थे। पांचवा, व्यापारिक गतिविधियां बहुत अच्छी होती थी। छठा, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति और मोहरों का निर्माण हुआ था। सातवां, यहाँ पे एक लेखन प्रणाली थी, लेकिन उसको, हाँ, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इस अध्याय में अध्ययन की गई, अब ये आपके बुक के ना पीछे के क्वेश्चन है। तो इसने पूछा है कि इस अध्याय में, मतलब इस चैप्टर में जो आपने अध्ययन किया है, हमने सभ्यता के बारे में पढ़ा, उसके हमने क्या पढ़ा है, अनेक अनेक नाम पढ़े हैं। तो उन अनेक नाम क्यों पढ़े हैं और उसके महत्व क्या है। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता में कई नाम पढ़े हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ी और बहुत पुरानी सभ्यता है। कुछ नाम तो ऐसे, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। सिंधु घाटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका पहला स्थल जो मिला था वो इसका हड़प्पा ही मिला था। तीसरा, सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जगह जो है वो सरस्वती नदी के पास है। ठीक। तो ये इसके तीन कारण थे कि हमारे इसके अलग अलग नाम क्यों हैं। अब इन नामों का अगर महत्व देखा जाए तो ये नाम बताते हैं कि ये सभ्यता कितनी बड़ी है और कितनी ज्यादा फैली हुई है। दूसरा, इसके अलग अलग हिस्सों को समझने में मदद मिलती है, जो इसके अलग अलग हिस्से हैं। तीसरा ये है कि महान और प्राचीन सभ्यता है। ठीक। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ये था कि सिंधु घाटी सरस्वती की उपलब्धि का सार देते हुए संक्षिप्त रिपोर्ट बनाए। रिपोर्ट भी बोला है आपको, 150 से लेकर 200 शब्दों में, तो बहुत सारा लिखना होगा। तो इसमें अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया है कि हाँ, यहाँ पे जो था, शहरी सरकारी व्यवस्था अत्यंत उन्नत थी, पहली बात। दूसरा, योजना ग्रिड वाला भी जो मैंने आंसर बताया इस पे आधारित थी। तीसरा, सड़कों का जाल और निकासी की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी, ये तीसरा पॉइंट है आपका। प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो नगर को एक केंद्र सत्ता थी जो निर्माण कार्यों, सफाई व्यवस्था और व्यापार को नियंत्रित करती थी, ये चौथा पॉइंट है। मोहनजोदाड़ो जो था उसमें विशाल स्नानागार था, हमने पढ़ाया था ना कि एक बहुत बड़ा सा स्नान घर था जिसमें हमारा लोग नहाते होंगे। उसके आसपास ही एक भंडारण भी था जहाँ पे बहुत सारा अनाज भी रखा जाता था। ठीक। और इस बात के प्रमाण भी थे कि सरकार जो थी वो सार्वजनिक हित के नियम को नियम के सरकार सार्वजनिक हित के कार्यों में सक्रिय थी। इसके अलावा अगर देखा जाए, समान आकार के क्या थे, ईंटें भी थी यहाँ पे, तौल करने के लिए, माप करने के लिए बाटे बाटे का भी इस्तेमाल हो रहा था। और इससे हमें पता चलता है कि एक मानकीकरण प्रणाली लागू थी। इन उपलब्धि से यह भी सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो संगठित थी, और जो नगर में, हाँ, एक संगठित और कुशल शहरी प्रशासन थी, जो नागरिक की आवश्यकताओं को प्रथम प्राथमिकता देती थी। ठीक। तो इससे हमें ये सब चीजें पता चलती है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि कल्पना कीजिए कि आप हड़प्पा सभ्यता से काल्पनिक वक्त यात्रा कर रहे हैं, मतलब अपनी सोचो कि आपको यहाँ से, मतलब जहां पर भी आप हो, वहां से आपको हड़प्पा सभ्यता में जाना है। आपकी यात्रा किस दिशा में करनी चाहिए, और इस दिशा में यात्रा करने के लिए लगने वाला समय कितना लगेगा और दूरी का अनुमान लगाइए। तो अगर मैं दिल्ली से हम यात्रा करें, तो दिल्ली से हड़प्पा जाने के लिए काल्पनिक वक्त ये जो वक्त है यात्रा जो करूं, तो उसमें पश्चिम उत्तर में जाना पड़ेगा। देखो, ये होता है, एक मिनट बता देती हूँ आपको। ये होता है उत्तर, है ना, ये होता है दक्षिण। ठीक।
ये होता है पूर्व, पूर्व, और ये होता है पश्चिम। पश्चिम और उत्तर के बीच में, मतलब हमें यहाँ जाना है कहीं, तो इसीलिए तो इसको हम क्या बोलेंगे, पश्चिम उत्तर। पश्चिमोत्तर में जाने के लिए दिशा में जाना पड़ेगा। पहली बात, हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। जो आजकल की जो हड़प्पा है वो हमारे उनके यहाँ के, मतलब पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। दिल्ली से हड़प्पा की अगर दूरी देखा जाए तो 500 से लेकर 600 किलोमीटर तक के आसपास है। तो यदि यात्रा हम बैलगाड़ी या पैदल यात्रा करें और लगभग दिन का 20 से 25 किलोमीटर अगर चलें, तो इससे हमारा 20 से 25 दिन में हमारा क्या हो जाएगा, पूरी हो सकती है। इस यात्रा में सिंधु नदी के किनारे चलना पड़ता है और रास्ते में कई छोटे छोटे नगर भी आएंगे आपके, और ना व्यापारिक केंद्र भी आएंगे। ऑल्दो ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी मैम ने कराया है तो आप इस तरीके से, मतलब आप कर सकते हो, लिख सकते हो, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। दूसरा, कल्पना कीजिए कि यदि हड़प्पा की एक प्रमुख महिला को हम आज के समय में सामाजिक वैज्ञानिकों से मिला देते तो उन्हें कौन सी चार चार पांच नई नई चीजें पता चलती, जिससे वो बड़ी हैरान होती। तो अगर हम आज मिलाएंगे वैज्ञानिकों से हमारी महिलाओं को, पुरानी महिलाओं को, तो उनको बिजली और इंटरनेट, कह रही है बिजली कैसे चल रही है, बिना तेल या आग के प्रकाश हो रहा है, और संवाद की सुविधा भी है, लोग आपस में बात भी कर पा रहे हैं। तो ये सब कैसे हो पा रहे हैं, बात कैसे कर पा रहे हैं लोग। महिलाओं को शिक्षा दी गई है और अधिकार भी दिए गए हैं, तो इस तरह से वो बड़े हैरान होते हैं कि अरे आजकल के लोग, जो महिलाएं जो है वो तो स्कूल जा रही हैं, वोट दे रही हैं, और उनका नेतृत्व भी बहुत अच्छा हो रहा है। विज्ञान और चिकित्सा के, हमारे यहाँ पे क्या है कि विज्ञान जो साइंस वाइंस है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है, तो बीमारियों का इलाज मशीनें और दवाओं से होता है। तो ये वाली चीजें भी क्या है, पहले टाइम पे ऐसी चीजें नहीं होती थी। इसके अलावा है आपका भाषा और संचार, कि मोबाइल फोन और कंप्यूटर से दूर बैठे ये लोग बात कर सकते हैं, कि सोचो आप, हम ऐसे फोन पर रख के बात कर सकते हैं कि हेलो कैसे हो आप। और पहले के समय पे क्या था, मिलना पड़ता था बात करने के लिए, चीजें होती थी। तो इस तरह की चीजें हैं। ठीक। पांचों कौन सा है, पर्यावरण परिवर्तन, नदियां जो है वो सिकुड़ गई हैं, मौसम बदल गया है और प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आजकल के टाइम पे तो उन्हें बहुत ज्यादा सांस लेने में, इन सब चीजों में बहुत ही ज्यादा क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मुझे पता है बच्चे भूल जाते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है और आप फ्यूचर में भी ऐसे लेक्चर्स और क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, तो आप सबको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक। और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कि सभी चित्रों पर अगर हम दृष्टि डालते हैं तो उनके आभूषण, उनके हाव भाव और वस्त्रों की सूची बनाइए, जो 21वीं शताब्दी से प्रचलित प्रतीत होते हैं और हड़प्पा सभ्यता के चित्रों में दिखाई देते हैं। और ऐसे हमारे आभूषण भी बनाने हैं और वस्त्र भी बनाने हैं। तो अगर आभूषण में देखा जाए तो हमारी चूड़ियां, हार, कान की बालियां, बाजूबंद, कमरबंद, ये आज भी पारंपरिक और आधुनिक फैशन में लोकप्रिय है। वस्त्र, वस्त्र मतलब आपके कपड़े, धोती, साड़ी जैसे वस्त्रों की शैली आज भी ग्रामीण और सांस्कृतिक आयोजना में देखी जाती है। हाव भाव, हाव भाव में क्या है, मुद्रा की गरिमा देखी जाती है, बैठने की शैली देखी जाती है, पूजा और या ध्यान की मुद्रा भी देखी जाती है। सब पूजा करते हैं तो हमेशा ऐसे वाले पोस्टर में बैठे होते हैं। तो ये क्या है, ये आज भी योग और सांस्कृतिक प्रस्तुति में देखी जा रही है। तो ये इसने बुझा जो पहले भी चली आ रही है और आज भी चल रही है, ऐसी ऐसी चीजें आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि धौलावीरा के जलाशयों की प्रणाली और स्रोत प्रतिबंधित है। तो धौलावीरा की जल प्रबंधन प्रणाली जो है अत्यंत उन्नत थी, कि हमने देखा ही था कि जल प्रणाली जो प्रणाली थी वो वहां पे वैसे भी उन्नत थी, बहुत अच्छे से जल निकास से सब चीजें हो रखी थी। लेकिन धौलावीरा की जो थी वो तो और भी अच्छी थी। यहाँ पे वर्ष में जल संचयन होता था, मतलब जल को इकट्ठा करके क्या कहता था, रखा जाता था। जलाशयों का निर्माण हो रखा था। प्राकृतिक स्रोत का उपयोग किया जाता था, मतलब जब स्टार्टिंग में, मतलब जो भगवान से हमें मिले हैं, उस तरह के जो स्रोत है पानी के, उनका भी इस्तेमाल होता था। यह प्रणाली दर्शाती है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा क्या थे, बहुत ज्यादा सृजक थे, मतलब बहुत ज्यादा उनका डिवोटेड थे, कि हाँ भैया हमें पर्यावरण का हमेशा बहुत अच्छे से क्या करना है, ख्याल रखना है। उन्होंने जल संरक्षण को प्राथमिकता दी थी। इनसे यह भी स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक सोच रखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करना जानते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मोहनजोदाड़ो में ईंटों से निर्मित 700 कक्षों की गणना की गई है। ऐसा लगता है कि उनका यहाँ पे नियमित रूप से रख रखाव किया जाता था और अनेक शताब्दियों तक उनका प्रयोग भी किया जाता था। तो ये तथ्य जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा है संगठित प्रशासन। संगठित प्रशासन में क्या है, इसमें लंबे समय तक रख रखाव को दर्शाया जाता है और वहां के एक स्थायी और कुशल प्रशासनिक व्यवस्था थी, कि हाँ सब कुछ इकट्ठा करके ऐसे रखा गया। सामाजिक स्थायित्व में क्या है, यह संकेत करता है कि समाज में स्थायित्व था और लोग लंबे समय तक एक ही स्थान पर बसे रहे। तो ये था उनका वहां पर सामाजिक स्थायित्व। तीसरा है सांस्कृतिक निरंतरता।
कि अगर सांस्कृतिक तौर पे अच्छा था तो भवनों का निरंतर उपयोग यह दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता में सांस्कृतिक परंपराएं जो थी बहुत ज्यादा स्थिर थी। तकनीकी दक्षता, ईंटों की गुणवत्ता, निर्माण शैली इतनी मजबूत थी कि वे सर्दियों तक टिकी सकी, सदियों तक टिक सकी। कि जो वहां पे जो तकनीकी दक्षता जो थी, मतलब इतने अच्छे से बनाया गया, सोचो इतने सालों तक। आजकल की चीजें कैसे होती है, आज बनाओ कल टूट जाए, लेकिन उस समय पे सोचो इतनी एडवांसमेंट थी कि उस समय की चीजें अभी तक नहीं टूटी। तो इससे भी हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि सामान्यतः यहाँ कहा जाता है कि हड़प्पावासी में नागरिकता का बोध नहीं था। क्या वह अध्याय में दी गई जानकारी इस बात से पुष्टि कर पा रहे हैं, आप सहमत है? तो भारत के महानगरों के नागरिकों के साथ इसकी तुलना कीजिए। तो इस अध्याय में हमने देखा है कि जानकारी से स्पष्ट होता है कि हड़प्पावासी के नागरिक का बोध था। वे साफ सफाई करते थे, जल निकासी के उसमें थे, सार्वजनिक भवनों में रख रखाव करते थे, नगर नियोजन, पूरे नगर में कैसा सब कुछ प्लानिंग कैसे रहेगी, नियोजन कैसे रहेगा, समान ईंटों का प्रयोग करना और सामूहिक हित को समझते थे। तो ये सारे काम उनके थे। आज के महानगरों में नागरिक अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी अपेक्षा देता था, जैसे कि कर देना, नियमों का पालन करना। जैसे आज के लोग करते हैं, ऐसे उस समय के लोग भी करते थे। हड़प्पा में भले ही लिखित कानून ना हो, वहां पे लिखित कानून नहीं था, लेकिन व्यवहारिक रूप से नागरिकता का बोध तो था। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि हड़प्पावासी नागरिकता से अनभिज्ञ थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे अपने अनुसार संगठित थे और जिम्मेदार नागरिक थे। ठीक। आज के लिए बस इतना ही हो गया, आपके पूरे 7 क्वेश्चन। थैंक यू। सारे बच्चों को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताना है कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। ठीक, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं इसकी शॉर्ट वीडियोस भी ले आऊंगी, लेकिन ऑन योर रिक्वेस्ट। ठीक।